हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखिए, अब यहां पे चीजों को आपको कनेक्ट करना है। आपने पिछले वीडियोस तक ग्लोबलाइजेशन को एक बड़ी पिक्चर में समझा है। ग्लोबलाइजेशन को आपने बड़ी पिक्चर में ऐसा समझा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, MNCs, फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी हुई है। एंड व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन? तो लास्ट वीडियो में आपने ये भी जान लिया कि टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड हो गया। ये क्या है? ये कुछ फैक्टर्स है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को एनेबल किया है। तो एजेंट्स कह लो या फिर फैक्टर से कह लो, ठीक है। अब आपने वहां पर एक पॉइंट पढ़ा था, रिकॉल करो, पिछले वीडियो में एक पॉइंट पढ़ा था क्या कि लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन प्रोसेस है एंड लिबरलाइजेशन हैज बीन सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, लिबरलाइजेशन को कुछ बहुत ही पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया है। लिबरलाइजेशन प्रोसेस को कुछ बहुत ही पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया है। तो कौन है ये पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? तो उसमें एक नाम आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। WTO जो है आई गेस 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि ये फैसिलिटेट करता है वर्ल्ड वाइड ट्रेड को। अब वर्ल्ड वाइड ट्रेड कब फैसिलिटेट हो पाएगा? जब मैंने आपको जो सिखाया है कि वर्ल्ड वाइड ट्रेड तभी फैसिलिटेट हो पाएगा जब जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें हटा दिया जाए। टैक्सेस को हटाना, रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन और द ट्रेड बैरियर्स। ये जो ट्रेड बैरियर्स के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। इन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन होता है। तो लिबरलाइजेशन को फैसिलिटेट कौन कर रहा है? कुछ बहुत ही पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सवाल यहां पे आता है, why do organizations like WTO support liberalization? ठीक है, लिबरलाइजेशन होगा तभी ग्लोबलाइजेशन होगा। तो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट फैक्टर कौन सा है जो एनेबल कर रहा है? लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन का सपोर्टर कौन है? WTO। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने शब्द को क्लियर समझ लिया तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि लिबरलाइजेशन क्या है। रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दोगे, इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड में आपस में अलग अलग कंट्रीज जो है वो कनेक्ट हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड में आपस में अलग अलग कंट्रीज कनेक्ट हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि लिबरलाइजेशन प्रोसेस से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। और लिबरलाइजेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करवाने के लिए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WTO। ठीक है, तो ये WTO जो है क्यों लिबरलाइजेशन पे फोकस कर रही है? तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। ठीक है, तो आप जिस भी प्रकार से ट्रेड बैरियर लगा देते हो ना, ये ट्रेड बैरियर जो है हार्मफुल है। ठीक है, किसी प्रकार के ट्रेड के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर इस तरह के बैरियर नहीं लगाए जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस स्लो हो रही है, हमारा इंटरकनेक्शन स्लो हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? एक तरह से मार्केट्स की फ्रीडम को खत्म कर दे रहा है। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। मतलब फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि सामान फ्री में दे दो आपको। फ्री सुनते से लोग ये सोचने लगते हैं कि सामान फ्री में मिलेगा। सामान फ्री में नहीं मिल रहा है। यहां पे फ्री का मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिना किसी बंदिशों के, बिना किसी ट्रेड बैरियर के होना चाहिए। ठीक है, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। तो इस तरह का झंडा, इस तरह की आइडियोलॉजी लेके चलती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और क्यों ऐसा सोच रही है? देखो, ये तो आपको इतनी समझ में आया कि व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO सपोर्ट लिबरलाइजेशन। तो WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन लिबरलाइजेशन प्रोसेस को इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि दे बिलीव ट्रेड शुड बी, मार्केट शुड बी फ्री, मार्केट फ्री होना चाहिए। वो इस चीज में विश्वास रखती है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब इस चीज में क्यों विश्वास रखती है देखो, तो अब जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल लें, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना ही उसका क्या है? एम है। यहां तक कहानी समझ में आ गई? देखो, मैंने आपको बड़ी पिक्चर समझा दी, ये अलग चीज चालू हो गई है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से मैं आपको समझाऊंगा। अभी जितना समझ में आया उतना पहले रिकॉल कर लो एक बार कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ग्लोबलाइजेशन को स्ट्रेंथन करती है लिबरलाइजेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करवा के। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ये नोट्स जो चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस वगैरह होती है जहां पे हम 1-to-1 कनेक्टेड रहते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्विज होता है, लीडर बोर्ड होता है, तो ये सारे फीचर्स को आप क्या कर सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ। ठीक है, अब आते वापस टॉपिक पर। ठीक है, मैंने ब्रेक क्यों लिया बीच में पता है? ताकि अब आप कनेक्ट कर पाओ। एक चीज आपको समझ में आ गई कि WTO जैसी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या कर रही हैं, जो लिबरलाइजेशन प्रोसेस को और तेज कर रही हैं, जिससे ग्लोबलाइजेशन और तेज हो। ठीक है, अब WTO की बात करते हैं। तो WTO क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन
whose aim is to liberalize international trade, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज कर दो, सब रिस्ट्रिक्शंस तोड़ दो, सारी बंदिशें, ठीक है, तो बजने दो पायल के ढोल। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऐसे कुछ है ना, पायल के ढोल या फिर कुछ, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बोल रही है कि सारे रिस्ट्रिक्शंस, बंदिशें वगैरह हटा दिए जाए, ठीक है। और ये हटाने का कौन बोल रहा है, ठीक है, कौन बोल रहा है समझो। यहाँ पे देखो पीछे, यू आर रिक्वायर्ड टू रीड द अंडर करेंट्स, सिर्फ पढ़ के आंसर में लिख के आ जाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे चीजों की गहराइयों को समझो। तो WTO वाज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो WTO जो बोल रहा है ना, वो शब्द WTO के हैं, उन शब्दों के पीछे जो विचार है, वो विचार किसके हैं, जिसने उसे स्टार्ट किया, स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव पे WTO स्टार्ट होता है। तो अब डेवलप्ड कंट्रीज तो ये चाहेंगी ही ना कि सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाए। वही यूएसए और वही इंडिया वाला एग्जांपल याद करो। यूएसए में जो कंपनीज हैं वो जाइंट्स हैं, उनके पास खूब तो प्रोड्यूस हो रहा है, वो खूब बेचेंगी, ठीक है। लेकिन जो छोटी कंट्रियां हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो तो ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बचाना है। अगर वो ट्रेड बैरियर्स हटा देंगी तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां खा जाएंगी। यहाँ पे समझ में आ रही चीज है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां खा जाएंगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को। तो अब यहाँ पे आपको चीजों को फिर से कनेक्ट करना है कि WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, जो इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करने में विश्वास रखती है। अब क्यों विश्वास रखती है? क्योंकि उसे जो चलाने वाले देश हैं वो कौन है, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज चाहेंगे कि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, ताकि उनकी कंपनियां जो कि जाइंट है, जो कि मजबूत है, वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाए, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो ग्लोबलाइजेशन का तो क्या है, विंडो ड्रेसिंग है। विंडो ड्रेसिंग समझते हैं ना, कि दिखावट ग्लोबलाइजेशन की हो, इंटरकनेक्शन, इंटरलिंकिंग, ये सारी चीजें। लेकिन व्हाट आर दी अंडरकरेंट्स? अंडरकरेंट्स ये है कि बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज चाहती हैं कि उनकी इकोनॉमी से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, ज्यादा से ज्यादा उन्हें पैसा कमाने का मौका मिले, उनकी कंपनीज को ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिले, ठीक है। तो WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. About 164 countries of the world are currently members of WTO as on 2016, ठीक है। तो ये डेटा जो है ना 164, कहीं 160 मिल जाएगा, कहीं इससे कम मिल जाएगा। तो वो क्योंकि मेंबरशिप बढ़ती रहती है, तो जो लेटेस्ट कुछ NCERTs है उसमें 2016 के डेटा के हिसाब से 164 कंट्रीज को मेंबर बताया गया है WTO का। WTO का मेंबर 164 कंट्रीज को बताया गया है। अब मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं, WTO के बारे में बेसिक चीज समझ में आई है। WTO क्या है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन WTO। तो क्या लिखोगे WTO? ये उसका मतलब बोल देंगे सर हम तो चिट्ठी खोल देंगे पूरी उसकी। अब आप तो आपने सब सिखाई दिया, चिट्ठी नहीं खोलना है हमें। मतलब अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से जाओगे तो आपको सारी चीजें इस तरह से बताना होगी, क्या कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, व्हिच बिलीव्स इन लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, व्हिच बिलीव्स इन द लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एंड ये धीरे से एक लाइन मार देना कि इट वाज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। वेस्टेड इंटरेस्ट होगा ही होगा उनका, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो आप। अब क्या होता है, दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। तो इस तरह से फिर क्या है, फिर आप चीजों को एसोसिएट करवा सकते हो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय WTO एंड ऑल। समझ में आई कहानी? तो दिस इज द स्टोरी। समझ में आया यहां तक? अब यहां पे सवाल इसीलिए उठ जाता है, नियत साफ नहीं है ना, तो सवाल उठ जाता है, ठीक है। तो हियर इज द क्वेश्चन ऑन द वर्किंग ऑफ WTO कि WTO जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है। क्यों सवाल उठता है? देखो, तो WTO एक तरफ क्या बोल रहा है कि इट इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, सभी देशों के लिए फ्री ट्रेड हो, ऐसी मंशा के साथ में WTO अपना ऐसा आइडिया दिखाता है कि वी बिलीव इन द लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब सभी के लिए फ्री होना चाहिए, ठीक है, सभी के लिए फ्री इन द सेंस कि ट्रेड जो होना चाहिए फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिस की बात करते हैं, ऑन ग्राउंड WTO क्या कर रहा है देखो, तो इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि ऐसा देखा जाता है कि जो यूएसए है, फॉर एग्जांपल यूएसए है, तो यूएसए ने इनडायरेक्टली ट्रेड बैरियर्स को अभी भी रिटेन करके रखा है। और यूएसए क्या चाह रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है अपने ट्रेड बैरियर्स को क्या कर दे, रिमूव कर दे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि आप ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दो ताकि हम अपना सामान जो है वो बेच सके, हम अपने कपड़े आपके देश में बेच सके, ठीक है। लेकिन आप इधर से अगर मान लो क्या है, स्पाइसेस आप हमें बेचना चाहोगे ना, तो नहीं बेच पाओगे। क्यों? क्योंकि अनफेयर तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने ट्रेड बैरियर्स को रिटेन करके रखा है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो
इससे क्या हो रहा है, इससे आप जैसे देखोगे कि अब क्योंकि ये WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव्स पर स्टार्ट हुई थी, तो इससे एक जो सवाल उठता है वो सवाल ये उठता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन से जो छाती पीट पीट के बोल रही है क्या कि वी बिलीव इन फ्री इंटरनेशनल ट्रेड, वी बिलीव इन लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, तो अब कहां गया आपका बिलीफ, ठीक है, अब कहां गया बिलीफ, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज राइजिंग ओवर हियर, ठीक है, अब यहां पे ये सवाल उठता है। तो इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स, WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers, ठीक है, तो WTO rules जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल जो है, ठीक है, तो मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ऐसे रूल्स फोर्स किए डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कि तुम अपने ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर लो, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्रीज को ट्रेड बैरियर्स रिमूव करने के लिए नहीं बोलती है। फॉर एग्जांपल करंट डिबेट ऑन द ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यार जो आपकी बुक में एक पैसेज दिया है इसे पढ़ो, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं वैसे मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दिया स्क्रीनशॉट से कि ये बॉक्स में जो कंटेंट दिया इसे पढ़ना, तब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। देखो अभी ये पढ़ाने से पहले मैं एक बार सारी चीजें समेट देता हूं। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, तो जैसे लिबरलाइजेशन प्रोसेस को कुछ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया, कारण सिंपल सा है, वो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होना चाहिए, ठीक है, ट्रेड शुड बी फ्री, इस तरह की बात करते हैं, वो लिबरलाइजेशन में विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये ऐसी बिलीव रखने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टार्टेड बाय द इनिशिएटिव्स ऑन द इनिशिएटिव्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये भी क्लियर चीज है कि डेवलप्ड कंट्रीज का वेस्टेड इंटरेस्ट है, चलो मान लिया डेवलप्ड कंट्रीज का वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी इन प्रैक्टिस अगर हम बात करते हैं तो इन प्रैक्टिस हमें देखने को मिलता है, ऐसे इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं जहां पर क्या हो रहा है, ऐसे इंस्टांसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर ये हो रहा है कि WTO जो है, तो WTO क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज को तो फोर्स कर रहा है ट्रेड बैरियर्स रिमूव करने को, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ने अनफेयर तरीके से अपने ट्रेड बैरियर, मतलब ट्रेड बैरियर का मतलब ये नहीं है कि टैक्स क्लियरली दिख रहा हो, ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है कि जिससे क्लियरली ये समझ में आता है कि डेवलपिंग कंट्रीज वो नहीं कर सकती है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज कर पाती है क्योंकि उनके पास पैसा है, मोटा पैसा है। चलो तो अब समझते हैं, देखो यहां पे क्या है, तो WTO, ठीक है, डिबेट्स ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया हो गया, तो यहां की अगर बात करें तो इंडिया में आप क्या देखते हैं कि इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, मोर देन नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है, ठीक है, अपनी रोजी रोटी कहां से कमाती है, कृषि क्षेत्र से कमाती है। तो द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ GDP इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, मतलब बहुत लोग काम भी कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी में उसका एक सिग्निफिकेंट सेक्टर है, माना सबसे कम है लेकिन एक सिग्निफिकेंट सेक्टर है, कंट्रीब्यूशन है किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब इसी को हम अब जब क्या करेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करेंगे, जैसे यूएसए, तो डेवलप्ड कंट्रीज सच एज द यूएस विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP एट 1% and its share in total employment as tiny as 0.5%, ठीक है। यहां पे आप समझना, अगर यही एग्रीकल्चर सेक्टर को आप डेवलपिंग कंट्री में देख रहे हो तो मोटा सेक्टर है, मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और GDP में भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वही एग्रीकल्चर सेक्टर जब आप डेवलप्ड कंट्रीज सच एज यूएस में देखोगे ना, तो मात्र 1% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो बहुत कम लोग हैं, तो सरकार देख सकती है कौन कौन उंगलियों पे गिन सकती है, ठीक है। तो ये हैरी क्या कह सकते हैं, सैमसंग वगैरह 4-5 लोग हैं जो खेती कर रहे हैं, बाकी तो कब सब क्या है, कोई सर्विस सेक्टर में, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है, फाइन। और अगर GDP में कंट्रीब्यूशन भी देखोगे तो 0.5%, मतलब उनकी इकोनॉमी में जितना पैसा आ रहा है तो एग्रीकल्चर का बहुत कम हिस्सा है जो इकोनॉमी को बड़ा बना रहा है वहां पे, ठीक है। ये स्थिति है, ये दोनों ही कैटेगरी ऑफ कंट्रीज में स्थिति है। इंडिया और यूएस तो एक एग्जांपल लिया, बाकी मैं बता रहा हूं कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या स्थिति है वो समझ में आ गई। अब इसका इंपैक्ट क्या है पता है, इसका इंपैक्ट ये होता है कि अमेरिका में जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, तो यहां पे क्या है, पीपल हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर रिसीव मैसिव सपोर्ट एंड सब्सिडी फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस इज नॉट द केस इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। अब ये पॉइंट समझो, क्या हो रहा है कि इंडिया में, जैसे आपको पता है, इंडिया में बहुत सारे लोग खेती से जुड़े हुए हैं, नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन, 49% पॉपुलेशन के आसपास लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यही चीज आप कहां देखेंगे, ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये इंडिया हो गया। और यही चीज आप अगर यूएस में देखोगे तो यूएस में स्थिति उलट है, बहुत कम लोग जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर सपोर्ट की बात आती है कि दोनों ही देश की जो गवर्नमेंट होगी, तो गवर्नमेंट जो होगी, तो यूएस की गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट दे सकती है। क्यों? क्योंकि उंगलियों पे गिन सकते हो, कम लोग हैं, इन्हें गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट देगी, तो मैसिव सब्सिडी दे देगी, ठीक है, मैसिव अमाउंट में पैसा दे देगी कि करो खेती करके तुम जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो ना, इन प्रोडक्ट्स को अपन दूसरे देशों को बेच देंगे। तो अब जब दूसरे देशों को ये लोग प्रोडक्ट बेचेंगे तो यहां का किसान
कम दाम पे क्या कर पाएगा, ठीक है, कम दाम पे प्रोडक्ट को बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे सपोर्ट मिला था सरकार से बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि इंडिया में किसानों को सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पे इतने सारे फार्मर्स हैं, ठीक है, एक मेजर सेक्शन जो हमारी इकोनॉमी का क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जब काम कर रहा होता है, तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, और हमारी इकोनॉमी भी यूएस जितनी बड़ी नहीं है, तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अस, it is practically not possible for the governments of developing countries to support their farmers in such a situation where US is supporting या फिर where developed countries are supporting their farmers, ठीक है, सिमिलर वे में सपोर्ट नहीं दे पाएंगी। और उसके चलते क्या होगा कि अब इन्होंने भी अपना सामान, से फॉर एग्जांपल इन्होंने भी अपना वीट ओपन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए पहुंचाया, और इन्होंने भी अपना वीट ओपन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए पहुंचाया। तो किसका वीट सस्ता होगा, किसका गेहूं सस्ता होगा, आप खुद मुझे बताओ। इनका गेहूं सस्ता होगा। ऐसा नहीं है कि कम लागत में बड़ा हो गया गेहूं, नहीं, खर्च इसमें भी उतना ही हुआ, ज्यादा भी हुआ हो सकता है, लेकिन यहां गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा भी है, और गवर्नमेंट के साथ मतलब गवर्नमेंट के पास में सपोर्ट देने के लिए लोग भी कम है, मतलब कि कम ही लोगों को सपोर्ट देना होगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज क्योंकि एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमीज होती है, तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज के पास उतना पैसा भी नहीं होता कि वो अपने फार्मर्स को उस लेवल पे मैसिव सब्सिडी, मैसिव सपोर्ट दे पाए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम्हें 100 रुपए लग रहे हैं अगर क्रॉप्स को ग्रो करने में, लाओ 50 रुपए की हमने सब्सिडी दे दी। तो अब ये किसान क्या है, इसको 50 रुपए तो यहाँ सीधे मिल गए, सब्सिडी दे दी सरकार ने, मदद पहुंचा दी 50 रुपए की। तो अब ये अपने गेहूं को क्या कर देगा, 70 रुपए में भी बेचेगा तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन गेहूं को ग्रो करने में तो 100 रुपए लग ही रहे थे। अब हमारे यहाँ भी किसान ने मान लो क्या है कि 100 रुपए में गेहूं प्रोड्यूस कर लिया, अमेरिका को टक्कर दे दी, लेकिन हमारे यहाँ के किसान को 50 रुपए का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो अब जब 50 रुपए का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो वो चाहकर भी 103 रुपए से कम में नहीं बेच पाएगा, कुछ तो अपना प्रॉफिट रखेगा ही। तो 103 और 70 जो है, तो इसके सामने दिखती बात है कि ये जो प्रोडक्ट रहेगा, इस प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। समझ में आया? मैंने आपको नंबर्स के साथ में इसलिए समझाने की कोशिश करी कि आप थोड़ा रिलेट कर पाओ, समझ में आया, थोड़ा रिलेट कर पाओ। तो ये स्थिति रहती है, और इस स्थिति के चलते आप क्या देखते हैं, इस स्थिति के चलते जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे डेवलपिंग कंट्रीज आवाज उठाती है डेवलप्ड कंट्रीज के सामने। क्या बोलती है कि पीपल हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज दे रिसीव मैसिव सपोर्ट, ठीक है, मैसिव सपोर्ट, मैसिव सब्सिडी फ्रॉम दी फॉर द प्रोडक्शन एंड द एक्सपोर्ट। और इसी तरह से जब क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में ये दोनों ही कंट्रीज के प्रोडक्ट्स कंपीट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा ही सपोर्ट जो है, तो दिस इज नॉट द केस इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है। तो जो सपोर्ट यूएस में मिल रहा है, वैसा सपोर्ट इंडिया में नहीं मिलता है। और इसी के चलते क्या देखने को मिलेगा आपको कि इंडियन फार्मर्स जो रहेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, ड्यू टू दिस मैसिव मनी दैट दे रिसीव मतलब क्या है, फार्मर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जा रही है यहाँ पे। तो फार्मर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज जो मैसिव मनी रिसीव करते हैं, सपोर्ट रिसीव करते हैं, ठीक है, यूएस फार्मर्स कैन सेल दी फार्म प्रोडक्ट्स एट एबनॉर्मली लो प्राइसेस, कम दाम पे बेच देंगे, ठीक है। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अदर कंट्रीज मार्केट एट लो प्राइसेस। वो ऐसा होगा कि वो वहां से प्रोडक्ट इंडिया में पहुंचा देंगे, तो इंडिया में इंडिया का फार्मर ही यूएस के प्रोडक्ट से कम दाम पे नहीं बेच पाएगा, ठीक है। और ट्रेड बैरियर्स तो आपने हटवाई दिए हैं, तो वही है, कंपटीशन ओपन हो गया, लिबरलाइज हो गई इकोनॉमी। तो क्या करना पड़ेगा, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है, इंडियन प्रोड्यूसर जो है, ठीक है, तो दे आर एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है, तो एडवर्सली अफेक्टिंग फार्मर्स इन दीज कंट्रीज, इन डेवलपिंग कंट्रीज। कहानी समझ में, देखो बहुत अच्छी पॉइंट है, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है आपको। मैं वही कह रहा हूं कि किताबों में जो लिखा है सिर्फ आंसर लिख के आना इसलिए मत पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी यार, वर्ल्ड वाइड क्या समस्याएं हैं, क्यों ये डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज की डिबेट आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इन प्रैक्टिस में अपने प्रिंसिपल्स को होल्ड नहीं कर पा रही है। फ्री एंड फेयर ट्रेड की बात कर रही है, लिबरलाइजेशन की बात कर रही है, ट्रेड शुड बी फ्री की बात कर रही है। तो इज इट फ्री, ठीक है, इज इट फ्री एंड फेयर, फेयर इज द कीवर्ड यहां पे। क्या फ्री और फेयर है, ठीक है। द फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर फेसिंग प्रॉब्लम। This is the point of debate on trade practices in WTO, and this is the reason why there are questions on WTO or the international organizations which are supporting liberalization in the name of globalization, but ground reality is very different, ठीक है, ground reality is very different। तो यहां पे सवाल बनता है, is this फ्री एंड फेयर ट्रेड, क्या ये फ्री एंड फेयर ट्रेड है? तो ये ग्लोबलाइजेशन का क्या देखने को मिला आपको, एक नेगेटिव साइड, ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए, मतलब क्या है, ये तो आपने एक साइड देखा कि क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन के
ऑब्जेक्टिव को कि इंटरलिंकिंग इंटरकनेक्शन वो तो सही है, उसके अलावा हमने क्या देखा कि डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबलाइजेशन में सफर करना पड़ रहा है। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है ना वो हर सेक्शन के ऊपर अलग अलग है। ठीक, अलग अलग कैसे हैं कि जिनके पास पैसा है, जिन लोगों को कमाना था बनाना था, उन लोगों ने खूब कमा लिया बना लिया, लेकिन कुछ लोग जो है ज्यादा सफर भी करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो हम और आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे, पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। अभी के लिए क्या करते हैं, ठीक है, साइन ऑफ करते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।